हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं CGL CHSL के टीयर 2 के लिए अपना प्रैक्टिस मॉक 4 मैथ्स का। तो इससे पहले भी हम लगातार मॉक्स कर रहे थे, वीडियो मॉक्स और प्रैक्टिस मॉक। तो अभी क्या है, आपके जो प्रैक्टिस मॉक है वो रेगुलरली 2 आएंगे एक वीक में, 2 पर वीक। ठीक है, बिकॉज अभी इन मॉक्स को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास टीम है। पहले मैं खुद बना रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा था। ठीक है भाई, तो ये 2 पर वीक का भी हमने टाइम सेट कर दिया है, आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी ऐप में। एक तो वेडनेसडे को और एक सैटरडे को शाम को 5 बजे 5 PM। ठीक है, दोनों दिन। ऐसे ही रीजनिंग का टाइम जल्द ही आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब ये फिक्स है। इन दिनों आप अपना टाइम जो है निकाल सकते हो, डिसाइड कर सकते हो पहले ही कि भाई मैंने इस दिन इस टाइम पर ये वाला मॉक देना है। तो अभी रैंडमली मॉक नहीं आएंगे कि कभी भी वीडियो बनाने का टाइम लगा या फिर मेरा मॉक तैयार हुआ तो मैंने वो मॉक आपको दे दिया। ऐसे लगातार आएंगे और टीयर 2 तक डेफिनेटली आएंगे। और बीच में जैसे ही ये लगेगा कि यार एग्ज़ाम पास आ गया है तो अब हमें नंबर ऑफ मॉक्स जो हैं वो ज़्यादा देने चाहिए, तो इनको बढ़ा भी देंगे, इससे कम नहीं होंगे फॉर श्योर। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार जल्दी से बता दूं, जिन बच्चों को पता है वो स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको ये बता देता हूँ कि 2 तरीके के मॉक होते हैं, एक तो वीडियो मॉक, एक प्रैक्टिस मॉक, जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। वीडियो मॉक में आपको मैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सिखाता हूँ, हम दोनों मिल के वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं। आपने पहले वीडियो मॉक नहीं देखे हैं तो कहाँ पर देखने हैं बताऊँगा। ठीक है, और प्रैक्टिस मॉक है जो यहाँ पर आपने अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सीखी वो इन पर लगानी है। ठीक है, तो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जो अपनी इवन कोचिंग सेंटर की ऐप अगर आप खोलोगे तो जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, तो जैसे ही आप ऐप खोलोगे दोनों जगह सेम कंटेंट है। ऐप के अंदर ये टैब्स आपको मिलेंगी ये सारी, तो उनके अंदर आपने जाना है लेटेस्ट मॉक टेस्ट, इस टैब के अंदर। ठीक है, तो एक और टैब आपको मिलेगी मॉक टेस्ट की, उसमें नहीं जाना, लेटेस्ट मॉक टेस्ट में जाना है। तो मॉक टेस्ट पे क्लिक करो। ठीक है जी, वहाँ पर आपको देखो टीयर 1 के वीडियो मॉक और टीयर 1 के प्रैक्टिस मॉक, टीयर 2 के वीडियो मॉक और टीयर 2 के प्रैक्टिस मॉक, ऐसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो मॉक मिलेंगे इनको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ वीडियोस। ठीक है, लेकिन जो अपने प्रैक्टिस मॉक मिलेंगे यहाँ पर आपको ऐप में मॉक देने के लिए मिलेंगे कि भाई इस मॉक को अटेम्प्ट करो फिर वीडियो सोल्यूशन देख लो, अटेम्प्ट करो फिर वीडियो सोल्यूशन देख लो। ठीक है, और जो मॉक का सोल्यूशन है वो भी 2 फॉर्म में होएगा, कुछ क्वेश्चंस के टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होंगे और कुछ क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जो जैसे ठीक रहेगा उस तरीके से हम बना रहे हैं। तो ऐप के ऊपर जाके आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप वेबसाइट के ऊपर भी ये यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो मॉक में कई बच्चे बोलते हैं कि इनको भी ऐप के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए दो, नहीं, इनका पर्पज़ है कि स्ट्रेटजी बनाई जाए तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के फॉर्म में मिलेगा, PDF भी नहीं देंगे, बिकॉज वो देने से नुकसान है। अदरवाइज PDF मेरे पास पड़ी है पर नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो फॉर्मेट में देखने ही फायदा है इनका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अभी काम। चलिए जी, तो बिकॉज ये एक प्रैक्टिस मॉक है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसको अपनी ऐप के अंदर पहले देकर आए हैं, उसके बाद आपने वहाँ पर जो टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो वहाँ पर देखा है, और जिनका वहाँ पर टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है उनका इस वीडियो के अंदर वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। फिर कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, जल्द से जल्द ये पूरा मॉक और सारे मॉक ऐसे कवर किए जाए। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड 9:1 है। तो आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 9 + 1 10, नाव की और पानी की सम 10, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 9 - 1 8। ठीक है जी, एंड द बोट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 24 मिनट में जा सकती है। देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कितना टाइम लेगी? ठीक है,
20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेती है बता दिया है, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगी पूछा है। ठीक है, तो इसको बेसिक वे से तो सब लोग कर ही लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने जल्दी कैसे करना है। देखो, हमने टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा, तो हमें ना तो स्पीड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है किलोमीटर पर आवर वगैरह, ना इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर लिखा है 24। अब मैं देखूंगा इस 24 के ऊपर अलग अलग फैक्टर्स का क्या असर पड़ रहा है। ये मिनट्स में है तो उत्तर मिनट्स में ही आएगा। पहले हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे 20 किलोमीटर, अब हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 50 किलोमीटर। आप बोलोगे सर पहले डाउन स्ट्रीम था अब अप स्ट्रीम है, इस वाले एंगल को भी बाद में लेंगे, पहले सिर्फ डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो अब डिस्टेंस ज़्यादा है तो भैया ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो 50/20। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 20 किलोमीटर के लिए 24 मिनट, तो 1 किलोमीटर के लिए 24/20, तो 50 किलोमीटर के लिए गुणा में 50। तो ये वाला फैक्टर देख लिया। अब एक और फैक्टर है कि पहले डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहे थे, अब अप स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो ये है जो कि है 5:4। तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई, टाइम का रेशियो होगा 4:5 उल्टा। डाउन स्ट्रीम में जाने में बंदे को 4 यूनिट टाइम लगेगा, तो अप स्ट्रीम में 5 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले वो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस, अब सिर्फ स्ट्रीम को देखना, किलोमीटर को भूल जाना कि अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम, डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है ज़्यादा, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो 5/4 एंड दिस इज योर आंसर। और ये चीज़ें कई बार आती हैं। 1 मिनट रुकना भाई। आजा आजा आजा। ठीक है, करें। 4 दूनी 8, 3 24, 5 5 25, 3 75। अब ये चीज़ अगर मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन में बताता तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आती, तो इसीलिए ये इसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। हेलो, हाँ जी, क्लियर है, आगे बढ़े। देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ दिस मच रुपीज आफ्टर 3 years एट ए रेट ऑफ 11% पर एनम। तो यानी कि 3 बार 11% निकालना है। एक तो तरीका ये है कि आप 3 बार इससे मल्टीप्लाई कर दो 111/100, लेकिन इतना तो आप समझ गए होगे बिकॉज 11% के कारण कि भाई ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे कहाँ रहा, फिर हम 3 बार, अगर कोई चीज़ 11% बढ़े तो उसका कंबाइंड परसेंटेज इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो हम करेंगे। ठीक है, तो बिकॉज आपको ये फॉर्मूला पहले पता होगा कि 3 अगर अलग अलग चेंजेस हों तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर एक चीज़ के अंदर, एक वैल्यू के अंदर पहले A% चेंज आए, फिर B% चेंज आए, फिर C% चेंज आए, तो फिर नेट परसेंटेज चेंज इतना होगा। लेकिन यहाँ पर बिकॉज रेट 11% है तो तीनों बार वैल्यू 11% बढ़ रही है सक्सेसिवली, तो तीनों बार A% बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीनों की जगह 11 रखोगे कि 11 11 11 11 का 3 गुना यानी कि 33% प्लस 11 × 11 सेम चीज़ 3 बार आएगी, 11 × 11 121 3 बार, तो 121 को यहीं पर कर लो, 121 थी ये 363। ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है बिकॉज नीचे 100 है। तो आगे ये हमेशा नेग्लिजिबल होता है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा 36.63%। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, इतना, तो इसका 1% कितना है, 1% है 300, 1% से मल्टीप्लाई कर दो जितने ही परसेंट निकालना है। ठीक है जी, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 10,989। तो देखो 10,989 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया है, कुछ ना कुछ तो आगे आना था।
ठीक है, अब आप देखोगे 10,989 से बड़े 11,028, 11,098, 11,043, तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। ये नहीं है कि इनमें से छोटा ही होएगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो इग्नोर किया था अब उसे कैलकुलेट करेंगे। जनरली कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जैसे इसमें जो कैलकुलेटिव है उसमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, एक मिनट इसने तंग कर रखा है। तो ये कैलकुलेट करें भी, फिर 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब यानी कि 1331, और 4 के बाद पॉइंट यानी कि ये, यानी कि इतना परसेंटेज निकालना हमने मिस कर दिया था। तो अभी इतना परसेंटेज अलग से निकाल लो और इसमें ऐड कर दो। तो इतना परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो इतना परसेंटेज निकालोगे 1% से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका 1% होएगा भाई 300। तो 4 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद मैंने पॉइंट लगाया और 2 जीरो काट दी, तो ये कितना आ गया, 3 कम ये 93, 13 3 39, 39.93, इतना इसके अंदर ऐड कर दो। $11,028, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, तो इस क्वेश्चन का तो टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, तो जब आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आया, आपने इतना कैलकुलेट किया, फिर आपको ये लगा पता नहीं गलत है ठीक है क्या है, तो उस टाइम आप इसको मार्क एंड रिव्यू कर सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन आया, तो आपको इसका साइज दिख रहा है, थोड़ा सा करोगे तो ये लगेगा यार पता नहीं कैसे होएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है, तो आप इसे भी उस वक्त स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्किप किया होगा तो बेटर डिसीजन लिया होगा। A sum of 55,000 is divided among P, Q, R and S in such a way that the ratio of combined share of P and S to the combined share of Q and R is 6:5। देखो, P और S का जो कंबाइंड शेयर है और Q एंड R का जो कंबाइंड शेयर है, इसका रेशियो उसने दे रखा है 6:5। इनका कंबाइंड शेयर 6 है तो इनका कंबाइंड शेयर 5 है, रेशियो मिल गया। और द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ Q टू दैट ऑफ R, Q और R का रेशियो है 4:1, तो ये एक अलग रेशियो है भाई। ठीक है, वाइट वाले रेशियो से अलग है ये। ठीक है, अलग रंग में लिख दिया मैंने। ओके जी, हालांकि इस 5 को आप तोड़ सकते हो, 4 और 1 5 बन रहा है, तो एज इट इज 4 और 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इन्हें भी ये सेम ही रेशियो मान लूँ मैं, 5 को ऐसे तोड़ दिया है। ठीक है जी, P receives 22,000 इफ X इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ Q एंड P। Q और P का जो शेयर है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो X है। R और S का जो शेयर है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो Y है। तो इन्होंने क्या बताया, X प्लस Y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हो सकता है P ज़्यादा हो, Q ज़्यादा हो, R या S में से कोई ज़्यादा हो, तो हमें पता नहीं कौन सा ज़्यादा है, तो हमें एग्जैक्टली निकालने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो हमें क्या क्या पता है देखें ज़रा एक बार। देखो, हमें पूरे PS के रेशियो का सम पता है, हमें Q और R का रेशियो अलग अलग भी पता है। ठीक है, और ये भी, इनका रिलेशन भी पता है। तो कुल मिलाकर ये पता है और ये अलग अलग पता है। अब अगर मुझे P और S का पता लग जाए, तो P या S किसी भी एक का पता लग जाए, तो 6 में से उसको घटाऊं और दूसरे का ही पता लगा लूं, तो फिर P, S, Q, R सब का पता लग जाएगा। ठीक है, तो उसने कुछ ना कुछ तो दिया होगा। देखो, P या S में से किसी का कुछ बता रखा है क्या? उसने बता रखा है कि P को 22,000 रुपये मिले, और उसने क्या बता रखा है कि टोटल 55,000 रुपये थे। तो टोटल में से P को कितने मिले हैं? P को मिले हैं दोस्त 2/5। अगर टोटल रुपए 5 हैं तो P को 2 मिले। ठीक है, और यहां पर टोटल रुपए कितने हैं? यहां पर P और S के मिला के 6 हैं, Q और R के मिला के 5 हैं, तो 6 और 5 11 हैं। तो टोटल यहां पर 11 है, यहां पर 5 है, तो इधर 5 गुणा कर दूं, 5 6 30, 5 5 25, तो जो टोटल 11 है उसको मैंने 5 गुना कर दिया, टोटल 55 हो गया। इधर 11 गुना कर देता हूँ, हालांकि ये मैंने 11 से काटा था,
बट कई बार जरूरी नहीं है ना 11 से ही गुणा होगा, हो सकता है 12 से हो, जिससे काटा उससे गुणा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो टोटल अपना बन गया 55। तो टोटल अगर 55 है तो पी को 22 मिले, तो अब मैं पी का 22 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपने हर एक चीज़ को 5 गुना किया था इधर रेशो में, तो इनको भी 5 गुना कर दो, या फिर 25 को 4:1 रेशो में तोड़ दो, एक ही बात है। तो 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब इन दोनों का सम है 30 और ये है 22, तो ये हो गया मेरे भाई 8। अब उसने जो भी पूछा हम बता सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2 यूनिट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है मेरे भाई 3 यूनिट, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है कितनी है, और टोटल 55 यूनिट की वैल्यू हमें पता है। इन सब का सम 55 है और उसकी वैल्यू है 55,000, यानी कि एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो 1000 गुना है, तो 5 की वैल्यू 5000। ठीक है, क्लियर है। पहले आया हुआ क्वेश्चन है, बस रकम बदली गई है, एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। A man deposited 10,000 at simple interest in a fund. Interest rate on the fund increases by 4% every year. तो जो इंटरेस्ट रेट थी स्टार्टिंग में 8% थी, हर साल 4% बढ़ रही है। तो पहले 8% थी, फिर 8 और 4 12, 4 16, तो हो क्या रहा है, एपी बन रही है ना। ठीक है, और इस एपी का मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है सर 16। एपी की एवरेज क्या होती है, मिडिल टर्म, तो सम क्या होगा, एवरेज 16 है, 5 टर्म है, 16 पंजे 80, इन सब का सम 80, तो 80% ब्याज लगा होगा। ठीक है जी, क्या पूछा है, ब्याज कितना होगा, तो उसका 80% कितना होगा, 8000। ठीक है, आगे बढ़ूँ, सिंपल है। मैंने आपको एलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री में क्या बता रखा है, क्या बता रखा है कि क्या करना है, कि सबसे पहले आपने देखना है, सबसे पहले कि भैया इसके अंदर कोई, मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं, कोई ऐसा पैटर्न है क्या कि जो हमने क्लास में सीख रखा है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार रिकॉग्नाइज तो नहीं कर पा रहा, फिर दूसरे नंबर पर हमेशा क्या देखना है कि क्या मैं इसमें वैल्यू पुट कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा एल्जेब्रा और ट्रिगो में, तो क्या वैल्यू पुट हो सकती है कि नहीं, तो देखो शांति से। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करनी ईजी रहती है 0 और 90। ठीक है, तो एक तो हो सकता है आपको ये लगे कि यार साइन कोस टेन तीनों है, तो 0 और 90 रहने देता हूँ, फिर आप 45 पुट करते हो। लेकिन यहाँ पर आप 0 पुट कर सकते हो, 0 पुट करने पर कुछ भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, साइन और टेन 0 हो जाते हैं 0 पुट करने पर, और कोस जो है वो 1 हो जाता है, तो हम 0 पुट कर देते हैं। ठीक, काम आसान हो जाएगा। तो 0 पुट करूँगा तो कोस 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और टेन हो जाएगा 0, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस में कोस हो जाएगा 1, साइन और टेन 0, प्लस आगे फिर से 0, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2 - 1 1, आंसर इज 2। अगर आप 45 भी पुट करते तो भी आंसर तो आ ही जाता। ठीक, करेंगे इसी तरीके से, लेकिन वैसे जस्ट फॉर नॉलेज आपको मैं एक्सपेंड करके भी बता देता हूँ कि वैसे कैसे होएगा। मैं इनका स्क्वायर खोल रहा हूँ भाई, a - b का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो 1 2 3 और साइन और कोस का सम, ये 4, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4। अब -2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, 2 साइन 2 टेन, 2 साइन 2 कोस 2 टेन, तो 2 कॉमन लिया तो साइन प्लस कोस प्लस टेन, और क्या बचा है आगे, आगे बच गया जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डिनोमिनेटर है उसका डबल है, ये देखो इस 2 का डबल है 4, साइन कोस टेन का सम एक बार आ रखा है, ये उसका भी डबल है, और नीचे टेन स्क्वायर का हाफ है, ये उसका डबल है, तो उसका डबल है तो उत्तर आ जाएगा जी। तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे ऐसे, ये जस्ट वैसे ही सीखने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। टेक्स्ट सॉल्यूशन है इसका,
आगे बढ़ते हैं, इसका भी टेक्स्ट सॉल्यूशन है, ये भी आप कर लोगे भाई। हाँ जी देखो, ए फैमिली कंप्राइजेज ऑफ 3 persons ए बी एंड सी, द एज ऑफ ए इज 4 times दैट ऑफ बी। 3 बंदे हैं, ए की उम्र बी की उम्र का 4 गुना है, ठीक है भाई। इन 4 years टाइम ए विल बी 40 years ओल्ड। तो ये मैंने मान लिया आज का टाइम 0, उसने आज की बताई थी। 4 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, 40 का। अगर 4 साल बाद ये 40 का था तो आज ये कितने का था, आज ये था 36 का। फिर 4 घटा दो, तो 4 नी में 36, 1 नी में 9, ये एक्चुअल वैल्यूज आ। आज ये 36 का है, 4 का 9 गुना तो 1 का भी 9 गुना। ये एक्चुअल एज आ गई ए और बी की। द एज ऑफ सी वाज हाफ द एज ऑफ ए 4 years एगो। 4 साल पहले सी की उम्र ए की उम्र से हाफ थी, तो 4 साल पहले ए की उम्र कितनी थी, तो 36 में से 4 घटा दो, ए का ही बोल रहे हैं ना, 32, इसका हाफ हो गया 16। तो ये 4 साल पहले की बात है। आज की बात कितनी होगी, आज इसकी उम्र होगी 16 में 4 जोड़ो 20। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, 9 और 20। ठीक है, क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point A on the ground is 30। बंदा 75 मीटर टावर की तरफ चलता है, पॉइंट बी पे पहुंचता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, टावर की हाइट बताओ। बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन। ये टावर है, पॉइंट ए पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, 75 मीटर चल के पॉइंट बी पर पहुंचा, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो टावर की हाइट बताओ अगर ये डिस्टेंस 75 है। ऐसे में क्या करने को मैंने बोला है, सिंपली ये करने को बोला है कि भैया रेशियोज निकाल लो पहले ट्रायंगल्स के। ठीक है, और आपने ये ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल ए डी पी, इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है ना, कि 60 के सामने 1 ना आए जब आप मान लो, नहीं तो 30 के सामने 1/√3 लेना पड़ेगा, चीज़ें फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक, हाँ। अब यहाँ पर हम 30 के सामने मानने से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तो हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 60 के सामने 1 मत माना करो। तो ये जो साइड है पी डी, इसकी लंबाई अगर मैं 1 मानूंगा, ये 30 के सामने और 45 के सामने कोई दिक्कत नहीं। 60 के सामने ऐसे मत माना करो, 60 के सामने √3 का मल्टीपल मानना करो, मानना पड़े तो। ठीक है, ट्रायंगल पी बी डी के अंदर 45 के सामने 1, तो ये भी 45 होगा, 45 के सामने 1। ट्रायंगल पी ए डी के अंदर 30 के सामने 1, तो 60 के सामने ये वाला हो जाएगा दोस्त √3। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा √3 और ये 1, तो ये हो गया √3 - 1। जो हमने दिया था वो हमने रेशियो में निकाल लिया। जी हाँ सर, निकाल लिया। तो अब देख लो, √3 - 1 की वैल्यू है 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 75 डिवाइडेड बाई √3 - 1। जब ये चीज़ें ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाके इनके बीच का साइन बदलता है, √3 + 1 हो जाएगी, और नीचे ये एक चीज़ छोड़ के जाती है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, तो नीचे छोड़ के जाएगी 2। ऑप्शन बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फिर भी मैंने करवा दिया। ये देखो भाई, रिपीटेटिव सिचुएशन है, पहले भी कई बार आ चुकी है और आजकल ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रखी है, एग्जामिनर ज़्यादा पूछ रहा है आजकल के एग्जाम्स में, इस साल के एग्जाम्स में। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, एंड 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जनरली वो परसेंटेज में देता है कि इतने % वोट इनवैलिड है, अब उसने वैल्यू दे दी तो लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 100% वोटर्स हैं, उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट दिया, 90% ने वोट दिया। इसमें से अगर मैं 150 घटा दूं, 150 इनवैलिड थे, तो 90% - 150 ये सारे वैलिड हैं। जितने भी ये वैलिड वोट हैं, द विनर गोट 350 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट। ठीक है जी, दस ही गोट 50% ऑफ द टोटल वोटर्स। विनर को टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड का 50% मिला है, वैलिड वोट का 50% नहीं मिला है, टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड।
यानी कि 100% का 50%, 50% मिला है, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, एक तो 50% और दूसरा इसमें से 50% घटाओ। तो इसमें से 50% घटाओगे तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, 90 में से 50 गए 40 माइनस 10। कई बंदों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, सिंपल सी बात है, इसमें से 50% घटाओगे तो ये आएगा, घटा के देख लो, ये अपना विनर है और ये हार गया बंदा। ठीक है, उसने क्या बोला है 350 वोट से जीत गया है, तो ठीक है भाई, इसके अंदर अगर मैं 350 जोड़ूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 40 इधर आएगा, 10% इज इक्वल टू कितना 200, 10% की वैल्यू 200 है, 1% की वैल्यू 20 है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट, जो टोटल रजिस्टर्ड वोट हैं इसमें से कितने परसेंट हारे हुए कैंडिडेट को मिली हैं। तो हारे हुए कैंडिडेट को, यानी कि ये, तो हारे हुए कैंडिडेट को जो वोट मिली हैं, ये हिस्सा तो उसका परसेंटेज में है ही, ये हिस्सा और परसेंटेज में निकालना है। तो 150%, 150 के अंदर कितने परसेंट, तो 150 को 1% से डिवाइड कर दो, देख लेंगे ना इसमें 1% कितनी बार आया, 20 बार आया तो 20%, 10 बार आया तो 10%, तो भैया 1% की वैल्यू है 20, तो यानी कि 7.5%, तो 40 माइनस 7.5, 32.5%, ऑप्शन ए। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, कर लोगे आप, टेक्स्ट सॉल्यूशन दे दिया है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई, सिंपल है। आपको ये जो मॉक मिला है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका लेवल कैसा लगा है। एग्ज़ाम में जो आपकी टफेस्ट शिफ्ट आएगी उससे तो ये काफ़ी मुश्किल ही है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आपके सामने आए आप इसको करने की कोशिश करोगे। अगर आपको पढ़ के ये लगे कि मैं तो सीधा सीधा कर लूँगा तो कर लो, बट मेरे को नहीं लगता आपको लगेगा, तो आपको मार्क एंड रिव्यू करने में ही फ़ायदा है। ठीक है, मार्क एंड रिव्यू करके अगले राउंड के अंदर हम देखें। ठीक है, मैं तो अभी बता ही दूंगा, देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल ए एंड बी, तो दो स्कूल हैं ए और बी, उनके अंदर बॉयज़ का जो रेशियो है दैट इज़ 5:7, इसमें बॉयज़ 5 है तो इसमें 7। एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गया। ठीक है, टोटल मैंने यहाँ पर लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है 3:4, तो ये दोनों रेशियोज अलग अलग हैं, समझ रहे हो। बॉयज़ का रेशियो 5:7, इनका मल्टीप्लायर अलग होगा, हो सकता है 50 और 70 हो, ये 300 और 400 हो, इसका मल्टीप्लायर 20 हो, उसका मल्टीप्लायर 35 हो। क्लियर है, हाँ जी। तो अभी इनको हम साथ में यूज नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ चीज़ देगा रेशियोज को मर्ज करने के लिए। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी इज इक्वल टू 2/3, 66, 2/3% कितना होता है, रेशियो में निकाल रहा हूँ मैं, इज 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन बी। तो बी पर फोकस करते हैं, बी के अंदर जो गर्ल्स हैं वो 2/3 है, यानी कि टोटल स्टूडेंट अगर 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं, और ये यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं और बॉयज़ 1 है। ये रेशियो है बी के अंदर। क्लियर है भाई, तो गर्ल्स को तो इग्नोर कर दो क्योंकि गर्ल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो जितनी भी है उसका 3 गुना है यहाँ वाली वैल्यू। एक तो चीज़ है आप इनको हिट एंड ट्रायल से वैसा करते रहो कि ऊपर वाले को इसका 3 गुना बना दो, या फिर मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, ध्यान से समझो, ऊपर एक अलग रेशियो है, नीचे एक अलग रेशियो है, इस रेशियो का कुछ मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर होता है कि जिससे मल्टीप्लाई करके रियल वैल्यूज आ जाए, जिससे मल्टीप्लाई करके रियल वैल्यूज आ जाए। तो इसके मल्टीप्लायर को मन ही मन में टी मान लो, इसके मल्टीप्लायर को मन ही मन में बी मान लो। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 4t और इसकी हो गई 7b। तो 4t और 7b का रेशियो 3:1 है, ये होना चाहिए। तो t और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 को उधर भेज दो एक बार, 7 है 21, 4 को इधर भेज दो, 4 एक कम 4, तो t/b इक्वल टू 21/4। t इसका मल्टीप्लायर आपने माना था जहां पर t वाला है, पहले करवा चुका हूं आपको ये कंसेप्ट इनकम और एक्सपेंडिचर वाले में।
ठीक है, तो जहां पर भी ये टी वाले हैं इनका मल्टीप्लायर कर दो आप 21, नीचे वाले का कर दो 4, सब कुछ सेट हो जाएगा, सारे रेशियोज को आपस में यूज कर लो। 21 तिये 63, 21 चौके 84 और बी की जगह 4, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 84 में से 28 गए, वैसे भी इसका डबल है यहाँ पर गर्ल्स, और 63 में से 20 गए 43। उसने इन गर्ल्स का रेशियो पूछा है, अब तो सारे रेशियोज को आपस में यूज कर सकते हैं, 43:56। ठीक है, क्लियर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मार्क एंड रिव्यू करने का था, मार्क एंड रिव्यू जो नहीं करेगा उसने गलती करी होगी। तो आप देख लो किया है कि नहीं मार्क एंड रिव्यू। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर भी दिया है ना इस क्वेश्चन को, फिर भी आप हार गए बिना मार्क एंड रिव्यू करे, क्योंकि ज़्यादा टाइम खाने के चांसेस तो थे ही ना क्वेश्चन के। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के बाद में करना होता है, हम रिस्क नहीं ले सकते रियल एग्जाम में। जहां आपको क्लियर कट रास्ता नहीं दिख रहा मार्क एंड रिव्यू करो, जहां बिल्कुल ही नहीं दिख रहा स्किप करो, मार्क एंड रिव्यू भी मत करो। ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से कर लिया होगा। ठीक है जी, ये देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए रैशनल नंबर। तो मैं आपको यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है पूरा ही बता देता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। देखो, जब हम ये देखते हैं, जब हम एलिमिनेट करते हैं, इसने क्या पूछा है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जैसे अगर आप 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आएगा, रैशनल होगा, लेकिन अगर आप 15 का स्क्वायर रूट करोगे तो इरेशनल होएगा। ये क्या है, ये रैशनल है, ये क्या है, ये इरेशनल है। ये इरेशनल क्यों है, एप्री में क्यों है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हुआ, ये रूट के अंदर रह गया, रूट के अंदर रह गया तो इरेशनल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी स्क्वायर रूट रैशनल होगी, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इनडायरेक्टली वो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वही तो सोल्व हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इनमें से, तो परफेक्ट स्क्वायर की निशानी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये मैं कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम परफेक्ट स्क्वायर की चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए, लास्ट रिपीटेड फ्रॉम 1 to 25 स्क्वायर्स। एक से, मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, 1 से 25 तक के जो स्क्वायर हैं, वैसे हम 24 तक बोल सकते हैं, 1 से 25 तक जो स्क्वायर हैं उनके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वही रिपीट होंगे। जैसे लास्ट के 2 डिजिट 1 से 25 तक किसी नंबर के स्क्वायर में 24 आते हैं, 18 का स्क्वायर 324 आते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये नहीं है कि ये होगा ही होगा, हो सकता है। क्या 25 आता है, जी हाँ आता है। लास्ट का सिंगल डिजिट चेक नहीं करना, सीधा 2 डिजिट पर अटैक करना। लास्ट के 2 डिजिट 72 आते हैं, नहीं आते, ये हो ही नहीं सकता परफेक्ट। हम एलिमिनेट कर पाएंगे। 68 आता है, 1 से 24 तक किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट नहीं आता, एलिमिनेट। अब इसके बाद अगला क्या करोगे, अब इसके बाद अगला आप चेक करोगे, अगर इससे बात नहीं बनी तो रिमाइंडर बाय 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर। ठीक है, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर आना चाहिए 0 1 4 7। तो क्या सर ये रटना पड़ेगा, नहीं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स के स्क्वायर को डिवाइड करके देख लो। 0 के स्क्वायर को डिवाइड करो, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 रिमाइंडर आया। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 9 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर आया। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 9 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर आया, डिवाइड ही नहीं होएगा। 3 का स्क्वायर 9, 0 रिमाइंडर आ गया। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का 6 और 1 डिजिट समी कर लो, 9 है, 7 रिमाइंडर आया। यही रिपीट होंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 और 2 7 आया। तो दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, 9 से डिवाइड करोगे तो यही रिमाइंडर आएंगे, यानी कि यही डिजिट सम होएगा, 9 से डिवाइड करने पर यही रिमाइंडर है।
तो देखो 5 और 3 8 और 8 16 और 2 18, 4 रिमाइंडर आ गया, हो सकता है एलिमिनेट नहीं हुआ। 8 और 1 9, 5 और 2 7 आ गया, हो सकता है एलिमिनेट नहीं हुआ। ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा सेट हो रखा है, ठीक है। 9 से भी नहीं हुआ सर, अब क्या करें, रिमाइंडर बाई 8। आप रिमाइंडर बाई 11 भी कर सकते हो, रिमाइंडर बाई 13 भी कर सकते हो, बट मैं ये बोलूँगा कि वो मत करना। अगर आप किसी भी नंबर का कर सकते हो वैसे, वो मत करना। रिमाइंडर बाई 7 भी कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक ही कर लेंगे। जनरली क्या है, ये दूसरे नंबर पर ही फंस जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, 99.99% क्वेश्चन। इसकी भी नीड नहीं पड़ती, एक आधे में ही पड़ती है, बट ये यहाँ पर भी नहीं फंसेगा, ठीक है जी। 8 का कैसे देखोगे भाई, 0 का स्क्वायर डिवाइड किया 0, 1 का किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, रिमाइंडर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 से डिवाइड किया तो 1, 4 का स्क्वायर किया तो 0, आगे रिपीट होने लग जाएंगे। 1 से 5 तक को डिवाइड करके देख लो, 9 और 8 से बात बन जाएगी, ठीक है जी। तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 0 रिमाइंडर। लास्ट के 3 डिजिट को करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि 1 रिमाइंडर। अब भी एलिमिनेट नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अल्टीमेट हथियार करने को मैं 7 का बता दूं, 11 का बता दूं, 13 का बता दूं, जब नहीं ही हो रहा तो बेसिक मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है, अपना स्क्वायर निकालेंगे। इनमें से किसी भी एक को पकड़ लो, अगर वो स्क्वायर निकला तो उसे टिक कर देंगे, नहीं निकला तो दूसरे को टिक कर देंगे, ठीक। इसी को पकड़ लेता हूं, जो छोटा है वो 81 है। 2 का पेयर, बाकी मैं 3 का बना देता हूं पेयर, क्योंकि इन 3 को तो हैंडल कर ही लेंगे हम। 23 का स्क्वायर 529 होता है, ठीक है। अब पूरे का पूरा 24 नीचे आएगा, 23 का स्क्वायर होगा 46। कितने पर भेजूं भाई, सेम टू सेम, तो 400 दूनी 800, 2 पर ही भेज सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 40 दूनी 92, ये तो पूरा पूरा कट गया। देखो यानी कि ये 232 का स्क्वायर है, तो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो भी उत्तर तो आ ही जाता, फिर वो वाला उत्तर होता, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पूरा रिवाइज करवा दिया। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ, 5वीं प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसको। वैसे चेक सबसे पहले करेंगे इसको, यहाँ पर 0 ही लिख देता हूँ फिलहाल, कि नंबर ऑफ जीरोज इवन होनी चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज एंड डेसिमल्स, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, एसी को सेट कर लूँ एक बार। हाँ जी, आगे बढ़ें, ये भी हो जाएगा। Product passed successively through the hands of 3 traders, and each of them sells his goods at a profit of 40% on his cost price। अच्छा, या ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस मान लो, 40% का प्रॉफिट ले रहा है हर एक बंदा। लास्ट ट्रेडर सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर 300 रुपये, देन हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम। तो एक चीज़ थी, उसकी कॉस्ट थी, मान लो कॉस्ट है सी, तो 3 बार इसको 40% बढ़ाया गया, क्योंकि हर एक ट्रेडर ने 40% प्रॉफिट कमाया, तो 40% बढ़ाना है, यानी कि 140/100, यानी कि 3 बार 7/5 गुणा किया गया, तो अब वो हो गया है दोस्त 300। डायरेक्टली आप ये भी सोच सकते थे कि 3 बार 7/5 गुणा किया गया है, यानी कि 300 को 3 बार 5/7 गुणा कर दूं, है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया बस। तो अब ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है भाई, रियल एग्जाम के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है ये, एक्चुअल एसएससी में आए हुए क्वेश्चन से, तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा 343 से इसको, और कोई चारा नहीं है भाई, देयर इज नो चारा, ठीक है। एक कम, अब यहाँ पर आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो कि सारे 100 समथिंग है तो एक पर ही जाएगा,
मैं खुद अपना दिमाग क्यों दौड़ाऊं कि कितने पर जाएगा। अब इसके बाद देखो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 0 पर जाएगा। ठीक है, तो हमने एक और 0 उतार ली। ठीक है, अब ये वाले तो कैंसिल आउट हो ही गया, ये 111 और 120। अब या तो उत्तर 108 पॉइंट समथिंग है या 109 पॉइंट समथिंग है। एक्चुअल में ये ऐसे कैलकुलेटिव नहीं है कि 108.55 निकालना है या 109.32 निकालना है, ऐसे है बस। अभी इन दोनों में से एक छांट लेंगे हम। तो कितने पर जाएगा, 8 या 9 पर जाएगा। तो 8 3 24, 9 3 27, 9 चौके 36, 3 9 30, हाँ 9 पर चला जाएगा। देखो 9 3 27, 2 9 चौके 36 और 2 38, 3 9 3 27 और 3 30, 109 पॉइंट समथिंग इसके आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ूं। ये देखो, तो ये क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर भी मैं आपको एक कंसेप्ट रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ, तो वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मतलब 80% प्लस क्वेश्चंस आपके हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर इस ट्रायंगल से इंस्पायर्ड है, 30 60 90 वाली है ना, 30 60 और 90 वाली। इसी ट्रायंगल, ऐसी ऐसी दो ट्रायंगल दे देता है और हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल की सारी सिचुएशन, मैक्सिमम सिचुएशन 80% आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो मैं भी करवाऊंगा उससे कवर हो जाए। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट है ये पास है ना इसके, मान लो एक पोल है, ये पॉइंट इसके पास है, पास में बड़ा एंगल बनता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, और छोटा एंगल दूर बनता है। जी हाँ, अगर आप इसको सोल्व करोगे 30 के सामने मैंने मान लिया अगर √3 30 के सामने, तो इस ट्रायंगल में 60 के सामने क्या आ जाएगा, 60 के सामने आ जाएगा जी 3, और इधर 60 के सामने √3 है, तो इस ट्रायंगल में 30 के सामने क्या आ जाएगा, 30 के सामने आ जाएगा भाई साहब 1। तो 80% ऑफ द टाइम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको 30 60 90 की दो ट्रायंगल मिलेंगी जिनमें एक साइड कॉमन होगी। जो कॉमन साइड है उसको √3 आप लिख दो डायरेक्ट, और जो छोटी साइड है वो 1, जो बड़ी साइड है 3। सर हमें कैसे पता चलेगा छोटी साइड कौन सी है, देखो जो ऐसे बेस पर जो 60 डिग्री बना रही है, बड़ा एंगल पास में बनता है वो 1 होगी, छोटा एंगल दूर बनता है वो 3 होगी, ये वाला डिस्टेंस। कई बार आप इस एंगल से भी अंदाजा लगा सकते हो, भाई अगर यहाँ पर एंगल छोटा है, यहाँ पर एंगल, इस एंगल के सामने ये साइड है, तो ये एंगल होता है कि मुंह कितना खुला है, तो इस एंगल का जितना मुंह खुलेगा उतनी ही बड़ी इसके सामने वाली साइड होगी। तो जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने बड़ी, जो छोटा होगा उसके सामने छोटी। दोनों अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए होंगे। ऊपर से बड़ा एंगल होगा तो बड़ा मुंह खोल देगा, बड़ी साइड, छोटा होगा तो छोटा मुंह खोलेगा। अदरवाइज पोल के पास में बड़ा एंगल बनेगा, पोल के दूर छोटा एंगल बनेगा। अब इसी सिचुएशन को अगर मैं ये बोलूँ कि भैया एक बंदा है जो हमने इसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन किया, वो पॉइंट ए पर खड़ा है, वहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री, थोड़ा सा पैदल चल के आ गया, ठीक है, पॉइंट बी पर, वहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। पोल की हाइट उसने कुछ भी दे दी है, कुछ भी दे के उसने कुछ भी पूछ लिया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो मेरे दोस्त, दो ट्रायंगल है 30 60 90 की, 30 और 60 है, तीसरा एंगल 90 ही होना है, और दूसरा एंगल 30 वाली का 60, 60 वाली का 30, यही होना है। तो ये जो कॉमन साइड है इसको √3 लिखो, साफ साफ दिख रहा है ये छोटे वाली है तो ये 1 है, और ये बड़ी जो है ये 3 है, तो ये 2 है। अब वो करता क्या है, 2 दे के √3 पूछ लेगा, √3 दे के 2 पूछ लेगा, यही करता है। ठीक है, दूसरी एक सिचुएशन देख लो, क्या करेगा वो, ये करेगा कि इन्हीं ट्रायंगल्स को ऐसे दे देगा कि भैया दो जो हैं पोल खड़े हैं करोड़ के, इधर दोनों इक्वल हाइट के हैं दोनों पोल, ठीक है, इक्वल हाइट के हो गए ये, ठीक है। तो एक जना बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, एक बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, रोड पर कहीं कोई पॉइंट है वहां पर, तो फिर से वही 30 60 90 वाली दो ट्रायंगल होगी, एक साइड कॉमन होगी। आप बोलोगे सर कॉमन कौन सी होगी, ये जो इक्वल है कॉमन तो यही होगी, इक्वल है ना ये, तो इसकी लंबाई √3, जो छोटे वाली हो गई क्योंकि 30 डिग्री का एंगल दूर बनेगा, छोटे वाली 1 हो गई, बड़े वाली 3 हो गई। आप डायरेक्टली रेशियो लिख सकते हो, पहली बार नहीं करवा रहा है, हर एक बार मैं आपको करवा चुका हूँ, आज बस रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है जी,
ओके, यहीं पर वो ये भी बोल सकता है अपना क्लाउड वाला, आपने देखा होगा ये नदी है, नदी के कुछ पॉइंट ऊपर से एक बंदे ने एक क्लाउड को देखा, हेलीकॉप्टर को देखा, तो उसने जो एंगल बनाया वो हो गया जी अपना 30 डिग्री का, और फिर उसने उसकी परछाई को देखा तो वो जो एंगल बना वो हो गया जी 60 डिग्री का। ठीक है, तो फिर से तो वही दो ट्रायंगल होगी ना, 30 60 90 वाली, और इनमें से एक लंबाई कॉमन हो गई, ये लंबाई कॉमन, तो इसको अगर मैं √3 बोलूं तो ये जो 30 के सामने वाली ये 1 यूनिट हो जाएगी और ये 3 यूनिट हो जाएगी। उसके आगे इसके अंदर एक और अंडरस्टैंडिंग हम यूज करते हैं क्या, ये जो नदी का पानी है इससे ऊपर जितना क्लाउड है उतने नीचे ही इसकी परछाई होगी, तो ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 1 है, 3 और 1 4, पूरा डिस्टेंस क्लाउड और उसकी परछाई के बीच में 4 है, तो नदी के ऊपर 2 होएगा, नीचे 2 होएगा, यानी कि ये 2 है, तो 3 में से 2 गई, ये 1 है। यही तो है ये क्वेश्चन, और क्या है। ठीक है, अब ये इसके अंदर 45 डिग्री का एंगल इंक्लूड कर देगा तो बस हमें रेशियो रटे हुए नहीं मिलेंगे, हम खुद निकाल लेंगे, हमें पता है 45 का 1/√2। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे भी, मतलब जितने भी सिचुएशन है 30 60 90 की वो ऐसे ही क्रिएट होती हैं दोस्त, ऐसे ही एक कॉमन मिलता है। ठीक है, और भी मैं बहुत सारी क्रिएट करके दिखा दूँ जितनी भी वो होती हैं, पर पॉइंट आप समझ गए है ना, क्लियर है। वो जहाज वाली देख लेते हैं कि भाई एक जहाज है, वो उड़ रहा था जहाज, तो 60 डिग्री का एंगल वो बना रहा था, सेम साइड पर उड़ रहा था, सेम हाइट पर, फिर थोड़ी देर उड़ गया तो उसने एंगल जो है वो बना लिया है जी 30 डिग्री का। तो वही 30 60 90 वाली दो ट्रायंगल है, वही 30 60 90 वाली दो ट्रायंगल है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट कॉमन है, तो इसकी लंबाई मैं मान लूंगा √3। ठीक है, और ये बड़ी है, ये 3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। ये बड़ी छोटी भी रट के नहीं रखी है, बिकॉज ये 60 डिग्री के सामने है, जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है उसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी है, थोड़ी सी करोगे सब कुछ दिमाग में आने लग जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ, एक और सिचुएशन है वो पोल वाली, वो भी ऐसे ही है। तो अब आगे इसी सिचुएशन से मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली। जब ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, दोनों बराबर मान लेते हैं हम, या फिर इससे छोड़ो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे इसके अंदर किया था ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक पोल है, इस पोल से यहाँ पर एक एंगल देखा और हमने यहाँ पर एक एंगल देखा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 - थीटा है। ऐसे बोलते हैं ना कि एक पॉइंट से एक एंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कुल मिलाकर दो ट्रायंगल बन गई। ठीक है, जिसके अंदर एंगल क्या है, अगर मैं 90 - थीटा को थीटा डैश मान लूँ तो थीटा थीटा डैश 90 थीटा। अब इस वाली ट्रायंगल में देखो, अगर ये 90 - थीटा है तो ये थीटा होगा, थीटा थीटा डैश 90। और ऐसी ट्रायंगल कहीं आपने देखी है, जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप कर देते हैं तो ये सिचुएशन जो आती है वही तो बन गई है यहाँ पर कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू डी सी। अगर एक पॉइंट यहाँ से A डिस्टेंस की दूरी पर है और दूसरा पॉइंट इस फुट से B डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये हाइट अगर कॉमन वाले की हाइट h है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू AB। अगर आपको ये याद रह जाए तो, जो कि रह जाएगी, मैंने उससे रिलेट करके बताई है। तो ये कैसी ट्रायंगल है, ये ऐसी ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, और उनके अंदर एक साइड कॉमन है, तो जो साइड कॉमन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का प्रोडक्ट जो कॉमन है। यहाँ पे भी कॉमन वाली को पहले पकड़ा था, कॉमन वाली √3। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर अब ऐसे करके बना दूँ, अब फर्क ही नहीं पड़ता, एक रोड के साइड में दो पोल हैं, ठीक है जी, इक्वल हाइट के पोल हैं, ठीक है, तो कोई बीच में पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जो एंगल ऑफ डेप्रीसिएशन है या उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया इस डिस्टेंस को y, और बिकॉज पोल इक्वल बोले हैं तो ये हाइट हो गई h। कॉमन साइड कौन सी है, h है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल,
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन वाली साइड, वैसे ये है कि दोनों कॉमन वाली साइड का प्रोडक्ट, इसीलिए स्क्वायर है। कॉमन वाली साइड्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। इसी सिचुएशन को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो कि दो पोल हैं अलग अलग हाइट के एक रोड के दोनों तरफ, रोड के बीच वाले पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उन दोनों के टॉप से, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है जी, मिड पॉइंट से बनाया है एंगल, ध्यान हो तो। ठीक है जी, तो दो ट्रायंगल होगी ना, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली दो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। एक साइड कॉमन होगी, सर कौन सी कॉमन होगी? ये दोनों में इक्वल है, रोड के मिड पॉइंट पर मैंने बनवाया है। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, और इसको मैं मान लो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया डी, जनरली ऐसे ही करता है वो। तो ये क्या हो गया d/2, ये क्या हो गया d/2, तो कॉमन वाली साइड हो गई d/2। तो कॉमन वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है दोस्त, मैंने आपको इतने सारे रिजल्ट नहीं रटवाए, कहीं आपको लग रहा हो ये रिजल्ट रटवा दिए। एक अंडरस्टैंडिंग रटवाई है, अब ये कितने भी रिजल्ट देता रहे, एक अंडरस्टैंडिंग रटवाई भी है, समझाई भी है, अब वो कुछ देता रहे। तो इसी जोश के साथ ये क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई करोगे? विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? A flagpole of height h is hoisted on top of a building of height 10√3। एक बिल्डिंग है 10√3 हाइट की, मान लो यहाँ तक बिल्डिंग है, इसके ऊपर झंडा है। ठीक, बिल्डिंग की हाइट है 10√3। ए मैन ऑफ हाइट √3 मीटर। जब आप इसको देख रहे हो, बना रहे हो, मान लो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो कि यार टाइम लेगा ये क्वेश्चन, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ो। मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ो, तभी फायदे में रहोगे। एक बंदा है जिसकी हाइट है √3, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, सीज द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल एट 2 डिफरेंट एंगल्स ऑफ एलिवेशन दैट आर फाउंड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ से वो इसका टॉप देखता है, इस झंडे के इस डंडे का, और ये बॉटम देखता है। तो जो दो एंगल बने हैं, दो एंगल कैसे देखे जाते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब देखो इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा पूरा। तो इस अगर ये वाले एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मैं डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल के ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। फिर कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। देखो ये थीटा है, तो ये थीटा डैश हो गया, 90 माइनस थीटा को लिख रहा हूँ मैं थीटा डैश। और अगर ये थीटा डैश है बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर, तो फिर इसके लिए ये थीटा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये √3 है, तो ये भी √3। एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं। और बिल्डिंग की हाइट थी दोस्त 10√3, है ना। ठीक, एक बार ABCD लिख लेते हैं ताकि मैं बोल के बता पाऊँ। ठीक, तो ये हो गया 9√3। ठीक, ओके। और जो भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री वाली ट्रायंगल्स में आपको बताया था, ये जो कॉमन साइड है, इससे जो दो पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं उनका डिस्टेंस लिया था ऐसे। अगर ध्यान, अगर यहीं पर मैं ऐसे करूंगा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं यहीं पर ऐसे करूंगा कि मेरे पास एक पोल है, एक पॉइंट से मैंने इसके टॉप को देखा, कुछ एंगल बना, फिर मैं कुछ दूर चल के आया और वहां से इसके टॉप को देखा, एक एंगल बना। तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देखो जो भी सिचुएशंस इन क्वेश्चन को बनाने में यूज हो सकती हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह जो, वो सारी इनमें भी यूज हो सकती है। सेम, पैदल चला, ये किया, वो किया। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो ट्रायंगल ABC और एक ABD। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है x, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है y, और जो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में वो है जी ये h। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखें क्वेश्चन में यूज कर पाओगे आप। राइट एंगल ट्रायंगल ये दो हैं अपनी, BCF और ACF। कॉमन वाली साइड क्या है? कॉमन ये है, ये है दोस्त कॉमन। ठीक है, और इसकी उसने लंबाई बता रखी है कि बंदा जो है √300 मीटर दूर खड़ा है, √300। तो जो कॉमन वाली का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू C से लेकर B तक एंड C से लेकर A तक। तो C से लेकर B तक मुझे पता है, C से लेकर A तक मैं मान लेता हूँ भाई CA ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बोल दूँ CF का स्क्वायर इज इक्वल टू
सी बी इंटू में सी ए। तो ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी एग्जाम में, हमें तो पता है। तो √300 का स्क्वायर 300 इज इक्वल टू सी बी जो कि है 9√3 इंटू में सी ए। ठीक है, एक बार मेरे पास सी ए आ गई तो मैं 9√3 घटाऊंगा, मेरे को उत्तर भी आ जाएगा। ये उसने पूछा है मेरे ख्याल, हाइट ऑफ द फ्लैग पॉल। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर ले। 3 एकम 3, 3 3 9, तो 100/3√3। अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 100/3√3 माइनस में 9√3। ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होएगा, 9 3 27 3 81, 100 माइनस 81, 19/3√3 हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं भाई। ये भी आप कर लोगे सॉल्यूशन से ही, ये भी सॉल्यूशन से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने का यही चांस है, ये √49 को सॉल्व करके नहीं दे रखा। अदरवाइज अपना दिमाग मतलब प्रैक्टिस्ड है ऐसे इसको सीधा 7 सोचने में, तो अब वहाँ पर 7 ढूंढते रहो। मेरे को भी ये गलती लगती थी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, इसको भी करते हैं अच्छे से। P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1। तो इन सारी चीज़ों की वैल्यू दे रखी है उसने। एक तो यहीं से आपको हिंट मिल जानी चाहिए कि P प्लस क्यू प्लस आर दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है और पूछ रखा है ये, तो यहीं से हिंट मिल जानी चाहिए कि अच्छा भाई ये तो वो वाला है, बहुत ही रिपीटेटिव है। और ये जो इसने दे रखा है ये इसको जब आप सॉल्व करोगे नीचे अगर पी क्यू आर एलसीएम लोगे तो ऊपर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू आ गया 1। तो ये उधर चला जाएगा पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, और पी क्यू आर की वैल्यू है 1। तो कुल मिलाकर हमें क्या मिलेगा? यही। तो मेरे पास ये है, ये है, ये है, और मेरे से ये पूछा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ एक बार लिख देता हूँ। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 PQR इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो एक बार मैं नज़र मार लूँ क्या क्या मेरे को गिवन है। ये गिवन है, ठीक है, तो इसका 3 गुना घटा दूँ मैं, है ना, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ करें सॉल्व। ये अगर आपके दिमाग में होता तो आप डायरेक्टली लिख लेते कि मुझे ये निकालना है माइनस में, ये निकालना है माइनस में 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर जो कि 3 है इजिकल टू पी क्यू आर जो कि 1 है, पी क्यू आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये भी 1 है माइनस में 3, तो माइनस का 2, और ये 3 उधर जाएगा तो फॉर्मूला तो मैंने ठीक लिखा है ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हाँ, फॉर्मूला तो ठीक लिखा है। अच्छा, हाँ, फिर उत्तर 1 आ जाएगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा, तो 3 माइनस 2 1। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाएं। इस क्वेश्चन में अगर, चलो मैं बता ही देता हूँ, मेरा मन कर रहा है, इस क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है, जो कि मैं पहले ही बताता हूँ, फॉर्मूला याद नहीं भी है, कई बार हो जाता है, आप लोग भूल जाते हैं, तो मैंने आपको ये बताया है कि भाई अगर आपको ये 2 फॉर्मूले भी याद हैं, जो कि आपको याद होंगे, एक तो ये है ना याद पक्का, और एक ये, तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको एग्जाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 सेकंड और लगेंगे और आपका काम चल जाएगा, सारे 100% क्वेश्चन।
तो वो वाला क्वेश्चन कैसे होएगा, ऐसे होएगा, देखो ये सेम है, आगे P प्लस क्यू प्लस आर ये सेम है, ये मैंने ABC लिख दी, चलो PQR मान लेना, आप PQR मान लेना, ठीक है। आगे मुझे बस ये चाहिए, ये तो मेरे पास गिवन है PQQRRP इज इक्वल टू 1, तो मुझे ये चाहिए तो कैसे मिलेगा, सिर्फ ये इजीली मिल जाएगा। हमें पता है कि अगर आप P प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये जो हमें चाहिए और दूसरा डबल होता है एक इस चीज़ का, इस चीज़ की दो गुनी एक वैल्यू होती है। तो जनरली क्या होता है, इन तीन वैल्यू में से दो गिवन होती है, तीसरी आपको चाहिए होती है। तो ये आपको गिवन है और ये आपको गिवन है, ये निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से उसका डबल घटा दो, बात बन जाएगी, ये आ जाएगा, ठीक। ये भी आप कर लोगे भाई, आगे बढ़ूं, ये भी कर लोगे टेक्स्ट सॉल्यूशन से। इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन अभी तैयार नहीं हुआ है, ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से करना था। एक तो भाई इसका सॉल्यूशन अभी टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल PQR इज 75। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो इनके पेरीमीटर्स का क्या रेशियो है, एक का पेरीमीटर 50 है, एक का पेरीमीटर 75 है, तो 25 दूनी 50, 25 3 75, आपका दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए। पेरीमीटर होता है 1 डायमेंशन में, ठीक है, तो इनके एरिया के बारे में उसने पूछा है, तो इनके एरिया का क्या रेशियो होएगा, एरिया होता है 2 डायमेंशन में, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनके एरिया का रेशियो होएगा 4:9, और इस 4 की जगह क्या दे रखा है, 4 की जगह है 72, तो 4 का 18 गुना, तो ऐसे ही 9 का 18 गुना, 18 निम में 162, ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो मेंटली आप इसको कर सकते थे, टेक्स्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया, उसमें कैसे एक्सप्लेन करते, वर्बली हो जाएगा, इजी है। तो मैं वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो डजंट मीन कि मुश्किल है, वीडियो सॉल्यूशन देना आसान है या थोड़ा सा एफिशिएंट है, बस ये। तो 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 के 42, 6 18 में से 6 गए 12, डिवीजन पहले सोल्व होता है, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 2, 4 दूनी, अब हाँ यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, गुणा है, तो पहले डिवीजन को सोल्व कर लो, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 4 15, गुणा में यहाँ पर क्या था 2, 15 दूनी 30, 81.5 माइनस 30 61.5। क्लियर है भाई, तो दैट्स ऑल। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, मॉक जो है हर एक क्या बताया था, वेडनेसडे, हर एक वेडनेसडे और हर एक सैटरडे को मैथ के मॉक शाम को 5 बजे आ जाया करेंगे, ठीक। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक ट्यूसडे को और इस सैटरडे से पहले हर एक फ्राइडे को यहाँ पर रीजनिंग के मॉक्स आ जाएँ आपके शाम को 5 बजे, और यहाँ पर मैथ्स के मॉक आ जाए। जब हमें ये फील होगा एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया है, ज़रूरी हो गए मॉक देना, तो उनकी संख्या 2 से 3 कर देंगे। जब लगेगा भाई 15 दिन रह गए हैं तो शायद और बढ़ा दें, 1 हफ्ता रह गया तो 5 दिन भी मॉक आपको दे सकते हैं। फिलहाल यही सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगले मॉक के अंदर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।